गुड मॉर्निंग। आज नोटिफिकेशन आने के बाद 66th बीपीएससी पीटी नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग एक संगठित रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से आपके बीच में मिल रहे हैं और आज से जो 27 दिसंबर का पीटी का डेट है उसके 10 दिन पहले तक का ऑलमोस्ट 90 डेज का हम लोग एक एक्शन प्लान या कहा जाए कि ये कोचिंग के सहयोग से 66th बीपीएससी की जो चुनौती है उसके समाधान की कोशिश हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले से जरूर पढ़े होंगे, हम लोग लगातार YouTube पे जो भी वीडियो हमने डाला है उसमें बार बार बोला है इस बात के लिए कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का बेस पर बीपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 से 80 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं आपको अब आगे नेक्स्ट क्लास में कभी दिखाऊंगा, अभी पेपर ही ला करके देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन एडवांस जरूर होते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक होते हैं और उस बेसिक के लिए क्लास 9-10 का एनसीईआरटी अगर ठीक से अगर आप पढ़ के रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये यहां पर चलो यहां पर अगर देखें तो जैसे मान लो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। हमने तो आश्चर्यजनक रूप से देखा कि जैसे मान लो यही है, ये फिजिक्स में जानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसी में जाएंगे तो ये दोनों के बीच में ये लैम्डा जो है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। आप जानते हैं तरंग दैर्ध्य। हमने देखा कि इसी पर बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आपके लिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाएं तो फिर यहां पे ये लैम्डा होता है, एमस्ट्रॉन्ग इसका एंगस्ट्रम बोलें, ये जो ये डिग्री होता है, ये इसका यूनिट होता है 1 एंगस्ट्रम। तो उसके बाद जाएंगे तो फिर उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो ये साइकिल है यहां से शुरू हुआ और यहां पे गया तो 1 साइकिल हुआ। क्योंकि इस पार्ट को अगर मान लो उठा करके अगर यहां पे रख दें तो इस तरह से 1 साइकिल पूरा हो जाता है ना। तो उसी में कहा जाता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड जितने, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने तो ये देखा अभी जो भी मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर याद है उसके अकॉर्डिंग कि इस ये जो वेव है, इस वेव से ही ये तरंग है, इस तरंग से ही कई सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। और भी एग्जांपल में जाएंगे तो साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो या इवन इसमें हिस्ट्री का हो, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक 9-10 का है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, अभी भी चूंकि पीटी में केवल एक पेपर होता है बीपीएससी में जीएस का और आपके पास 12 से 14 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए। जो जॉब में है उनके पास तो थोड़े कम टाइम होते हैं, वो अगर 5-6 घंटा भी इफेक्टिवली अगर पढ़ लेते हैं, माने ड्यूटी में जाने से पहले और ड्यूटी में से आकर के भी 2-2, 3-3 घंटे अगर टाइम निकाल लेते हैं तो फिर वो उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो इस रूप में आप सोच के देखें तो आप केवल एनसीईआरटी एक बार पढ़ जाते हो तो 70 से 80 क्वेश्चन के आसपास आपका हो जाता है। क्योंकि बीपीएससी के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी बेसिक नेचर के होते हैं, काफी फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एकदम स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो क्लास 9-10 के लेवल पर अपने आप को पहुंचा लीजिए। जैसे अभी आप बीपीएससी के लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम योग्यता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन अब उस ग्रेजुएट आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्लास 9-10 का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को परफेक्टली तैयार करके रखे। तो जब 9-10 के लेवल पे अगर एनसीईआरटी फर्स्ट जो मेरा ये है कि आप एनसीईआरटी 9-10 का ये ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्लास 9 और क्लास 10 ये दो का ये एनसीईआरटी सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस होते हैं उस सेक्शन का एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो इससे आपके बीपीएससी के 70 से 80 प्रश्न तक
प्रश्न कवर हो जाएंगे। किसके किसके, कहां कहां से कवर हो जाएगा? इसमें एक साइंस का, दूसरा ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, और कुछ मामले में जाएंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहां से कवर जनरली नहीं हो पाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेटाबेस या कंटेम्प्ररी बातें पूछी जाती हैं, और डेटाबेस और कंटेम्प्ररी बातें कई बार आप वहां से जो एनसीईआरटी किताब है उसमें से नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एनसीईआरटी का क्लास 9-10 आप जरूर एक बार पढ़ लें। उसके बाद फिर आता है ये जो 90 दिन का हमने आपको बताया कि बीपीएससी 66 के 90 डेज का जो हमने आपको एक्शन प्लान है, बीपीएससी 66 90 डेज का एक्शन प्लान में फर्स्ट एक होगा एनसीईआरटी, और सेकंड फिर हो जाता है कोचिंग का नोट्स, प्रिंटेड नोट्स सबका है। ये एक आपको, ये भी एक सोर्स के रूप में काम करता है। और तीसरा फिर थर्ड फिर क्लास नोट्स, और इस क्लास नोट्स को ये ऐसा होगा क्लास नोट्स इनटू 10 टाइम्स, अपनी जरूरत के अनुसार। कोई एक बार दो बार, एक बार से तो नहीं होता है, कम से कम 2 बार 3 बार आप उसको जरूर पढ़ जाएं। तो क्लास नोट्स ये 3 जो हैं ये आपके लिए कंपलसरी सोर्सेज हैं इस बीपीएससी 66 90 डेज का एक्शन प्लान के लिए। ध्यान रखिए हमने क्या क्या कहा, एक एनसीईआरटी कहा, दूसरा कोचिंग प्रिंटेड नोट्स कहा, तीसरा क्लास नोट्स कहा। ये कई बार पढ़े, क्लास नोट्स से होगा जिसको कई बार आप पढ़ेंगे। इनके अलावा जाते हैं तो फिर आप, चूंकि अब यहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग करेंगे आज। तो उसमें जाता है फिर जो नेक्स्ट एक आता है वो है बिहार स्पेशल की कोई किताब, ये लेकर के इसको, कई सारे मार्केट में बुक हैं, उसमें से कोई भी किताब उठा करके आप उसको लेकर के अपनी पसंद का एक किताब 2 किताब, तो बहुत सारी बातें तो सब कॉमन ही होंगी सारे बुक्स में, तो उसमें से 1 या 2 जो भी बुक हो, आप 150-200 रुपए के आसपास का मिलेगा, वो आप ले लीजिए। तो एक बिहार विशेष की किताब जो है वो भी आपके लिए एक आधार के रूप में काम करेगा, बिहार विशेष। और फिर लास्ट में आता है कि आपका करंट अफेयर्स के लिए क्या आप करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी तक का क्लास में तो होगा ही, क्लास में तो वीकली हम लोग हर शनिवार को, क्योंकि संडे को टेस्ट होता है तो इसलिए हम लोग सैटरडे एक दिन फिक्स कर लेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। मतलब टीचर्स के पास मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे जितने टाइम में उनका, तो सैटरडे एक दिन तय कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। और वो करंट अफेयर्स के लिए अभी चूंकि 4 अक्टूबर को आईएएस प्री का एग्जाम है, तो सारे जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पब्लिशर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स उनके आते रहते हैं। तो उसमें मैं जो थक रहा हूं उसमें एक जो प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण का जो मैगजीन है, ठीक है, ये मैगजीन आप अपने पास फॉलो करते रहें। इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ये शुरू के जो करीब 30-40 पेज उनका होता है, जिसमें नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, इकोनॉमिक इशूज, मिसलेनियस, ये सारे जो बातें उनके प्लस समरी वगैरह वो निकालते हैं। उसको ही अगर आप अच्छे से फॉलो करते रहें तो आपको 10 तरह के मैगजीन को में जाकर के बिखरने की जरूरत नहीं है। एक मैगजीन जिसको कि बार बार आप पढ़ेंगे, जिसका सारा 30 से 40 पेज, जैसे जब भी वो मैगजीन, मंथली मैगजीन ये सब आते हैं, तो आप पीछे से, अब पूछे कई लोगों का ये होगा कि कब से करंट अफेयर्स की तैयारी करें, तो 66 पीटी के लिए मुझे लगता है कि जनवरी 2020 से अगर मैगजीन को कवर करते हैं तो 1 साल से ज्यादा 1 साल से अधिक पुरानी बातें वो पूछते नहीं है। तो 66 पीटी के लिए जनवरी से ही अगर प्रतियोगिता दर्पण के इशू को, हिंदी में है ये, इंग्लिश में भी प्रतियोगिता दर्पण आता है, दोनों में से कोई भी। अब विजन वगैरह में जाते हैं तो बहुत मैटर हो जाता है और वो थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड, मिसमैनेज्ड होता है। मिसमैनेज का मतलब ये हुआ कि वो उसी मैगजीन से वो मेंस भी कवर करते हैं, उसी मैगजीन से वो पीटी भी कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय वाला, राष्ट्रीय मैगजीन को लें तो राष्ट्रीय, उसका अंतर्राष्ट्रीय, फिर उसी में इकोनॉमिक वाला आता है, 3 हो गया, प्लस विविध आता है मिसलेनियस, जिसमें खेल, खिलाड़ी, पुरस्कार, और वो अच्छे से वो समरी निकालते हैं वो। तो उतने को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहें, क्योंकि मान लो एक और भी बात है कि बहुत सारे मैगजीन हमने कई सारे सोर्सेज ले लिया और उसको एक बार पढ़ा, और उसमें से एग्जाम हॉल में कुछ भी जब क्वेश्चन सामने पड़ा तो याद नहीं आया, तो फिर उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ाई का एक ही मीनिंग है कि भाई आप जब पढ़ें
तो वो एग्जाम हॉल तक एग्जाम अगर जा रहा है तो वो पढ़ाई काम का है, अगर वो एग्जाम हॉल तक नहीं जा पा रहा है तो फिर वो पढ़ाई काम का नहीं है। तो मेरे तरफ से आपके लिए बस यही सुझाव होगा कि ऐसे ही स्रोत को, ऐसे ही कंटेंट को आप कवर करें जो कि एग्जाम हॉल तक जा सके। पढ़ते समय आपको इस बात का विश्वास रहे कि ये बातें एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएंगी। अगर पढ़ते समय ही पता चल रहा है कि ये इतनी सारी बातें एग्जाम हॉल तक मैं लेके नहीं जा पाऊंगा, तो फिर उसको उसमें से छाटिए, उसमें से फिल्टर करिए और फिल्टर करके बनाइए जिसको कि कई बार पढ़ के आप एग्जाम हॉल तक लेके जा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट एक इसमें पॉइंट है। तो एक मेरी तरफ से करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और सेकंड जो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो न्यूज़पेपर से आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। न्यूज़पेपर में डेली ऐसा, जैसे आज ही मान लो कल राज्यसभा में जो कृषि से संबंधित 2 विधेयक पारित हुए थे, कानून का रूप विधेयक पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वो कानून बन जाएगा। तो उसके बारे में सब अखबारों में आज बातें लिखी हुई हैं, जो भी नए नए किसी को कोई पुरस्कार दिया जाता है। तो ये न्यूज़पेपर को अगर रेगुलर आप फॉलो करते चलते हैं तो इससे पीटी की जरूरत भी और मेंस की भी जरूरत पूरी होती है। तो न्यूज़पेपर को जरूर कोई भी जो इसके पास जो हो, कोई अगर हिंदू फॉलो कर सकता है तो हिंदू को फॉलो करे, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो करना चाहता है उसको कर ले। अदरवाइज हिंदी माध्यम में जाएंगे तो दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, राष्ट्रीय संस्करण बोल रहा हूँ मैं, राज्य का नहीं बोल रहा हूँ, बिहार का भी, और ट्विटर पे कुछ एक आध दो, सोशल मीडिया में एक आध दो साइट को, फेसबुक पर से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पे इतनी बातें नहीं आती हैं जिसको कि उसमें बहुत सारी बिना मतलब की बातें आ जाती हैं जो मिक्सअप हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भी बहुत तरह की बातें हैं, मिक्सअप हो जाएगा। हमें तो ऐसे सोर्स चाहिए जहां पे हमें हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ट्विटर होता है, और ट्विटर पे बिहार गवर्नमेंट के कुछ साइट्स हैं, उनके चैनल्स हैं, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, और उस पे जो भी मैटर आते रहता है तो उससे बिहार की जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको बिहार का कोई स्पेशल अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी चीजें अखबार वालों को दी जाती है, या अखबार वाले सरकार की जो भी बातें उठाते हैं अपने अखबार के लिए, तो वो सारे ट्विटर पे सरकार द्वारा, सरकार के चैनल ऐसे हैं, सुशील मोदी जी का है, मुख्यमंत्री का है, या वहां पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना का है उसका है, बिहार का है उसका है। तो इस तरह से कई सारे चैनल हैं, मैं चैनल बता दूंगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से लेकर के उसको फॉलो करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको नई बातें मिलती रहेंगी। तो एक न्यूज़पेपर हो गया, राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए न्यूज़पेपर में, और प्लस आपके जहां मान लो कोई अब समस्तीपुर में है, कोई सीतामढ़ी में है, कोई बेगूसराय में है, कोई कैमूर में है, तो वहां पे फिर वही बात है कि राष्ट्रीय संस्करण आने में दिक्कत है तो आप वहां का लोकल पढ़िए फिर। और ये जो ऑनलाइन में ई पेपर कहीं से मिलता है तो ई पेपर को टेलीग्राम पे या कोई ई पेपर सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको पेमेंट कर दीजिए 100-150 रुपया। वो आपको क्या करेंगे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे दैनिक जागरण का, राष्ट्रीय चैनल का, और फिर आप उसको डेली आप अपना सुबह में अपने मोबाइल पे जो भी है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध है आप उस पर पढ़ लीजिए। तो एक लोकल अगर राष्ट्रीय संस्करण आपको नहीं मिल पा रहा है तो लोकल और ई पेपर ले लीजिए। तो उसमें, और ट्विटर पे अपने मोबाइल में ट्विटर एक जरूर, आप व्हाट्सएप पे तो कोचिंग से प्राप्त सूचनाओं के लिए रखिए अपने मित्रों से कि कुछ बातों के लिए, लेकिन ट्विटर एक जरूर अपने पास डाउनलोड करके रखिए, और उस पर कुछ जो बिहार गवर्नमेंट से जिन इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है मैं उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, उससे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। जैसे मैं ही अगर जाऊं तो मैंने तो ले रखा है, तो मैंने ट्विटर से ही मैं लेता हूं। देखो कई बार मैंने अभी इंटरव्यू का चल रहा है क्लास, तो उसमें मैं डालते रहता हूं, तो उसमें इंटरव्यू वाला में जैसे आज मुझे ये डिस्कस करना है आपके लिए, एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक है, और दूसरा एक है इसमें एक इस बिहार का 7 निश्चय वाला था। तो ये मैंने ट्विटर से लिया, बिहार गवर्नमेंट का ट्विटर का साइट था, तो उसी से मैंने ये लिया है, विकसित बिहार के 7 निश्चय, और 7 निश्चय के बारे में जो भी बातें हैं, तो वहां से इतने सुंदर सुंदर डायग्राम के रूप में ये आते रहता है, वहां पे बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो वहां से मुझे मिल जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है काम आपके बीच में आकर के डिस्कस करना। ठीक है, ये जो बिहार के महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार के क्या क्या उपाय हैं, इन्होंने इसको प्रॉपर अपना आपके सामने है बना करके ये इसको डालते हैं। तो ये दोनों बातें आज मुझे डिस्कस करना है आपको, मैं डिस्कस इसको करूंगा, लेकिन वहां के लिए बताऊं सबसे पहले कि आपको जो ये स्रोत है वो स्रोत में एक ही है, दूसरा करंट अफेयर्स के लिए। तो ये इस तरीके से जाएंगे तो आप देखिए, मैंने आपको जो अगले 90 दिन के अंदर में जो आपको पढ़ना होगा उसके बारे में आपको बताया, और उसमें जाएंगे तो ये हमने ये कहा कि भाई एनसीईआरटी तो एक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दूसरा आप कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स है, सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप कोचिंग का, तब तो ये प्रिंटेड नोट्स आपके पास नहीं रहेगा, जो आपके पास अपना स्रोत है उस स्रोत को कई सारे दूसरे कोचिंग वाले लोग या कई लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं,
उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स वगैरह को लेकर के आप करिए। लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर पीछे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो बुक्स में से अब लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा बुक्स, तो लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है, या रमेश सर का इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, टाटा मैग्रोवेल से निकलता है, या मिश्रा एंड पुरी की इकोनॉमी है, आप उसको ले सकते हैं। हिस्ट्री में जाएंगे तो BL ग्रोवर की किताब है, BL ग्रोवर का एक मोटी सी किताब है जिसमें कि मॉडर्न इंडिया ही है, और अदरवाइज फिर एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए फिर आपको दूसरे सारे, झा श्रीमाली की किताब है एंशिएंट के लिए। मेडिवल में जाएंगे तो मेडिवल में इनका मेडिवल में भी कई सारे एक हरिश्चंद्र वर्मा की किताब आती है, लेकिन ये सब भारी भारी किताब है, बुक है। तो आप जैसे कई लोग पूछते हैं कि बुक्स का, तो ये बुक्स हिस्ट्री में हो जाएगा। ज्योग्राफी में आप जानते हैं महेश बड़वाल की किताब है, या खुल्लर की किताब है, या फिर जाते हैं तो पटना से जो एक निकलता है, पटना का भी है, तो ये भी एक बुक है। तो ये ज्योग्राफी में, साइंस में जाएंगे तो साइंस में एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा एनसीईआरटी किताब है। अदरवाइज मार्केट में और भी कोई बुक अगर लोगों ने साइंस के लिए निकाल रखा है टाटा मैग्रोवेल से और बाकी से, तो आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से जाएंगे तो साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का, तो ये लेकर बिहार स्पेशल के लिए जो भी बुक्स बाजार में अवेलेबल है, आप उसको उसमें से एक किताब, दो किताब आप करिए। लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो अभी थोड़ा टाइम कम है, आप पहले से जरूर अब 90 दिन में अगर बुक्स पे जाकर के, बुक्स में रेफरेंस के लिए ही जा सकते हैं, कुछ कुछ बातों के लिए बुक्स में जा सकते हैं, सब बातों के लिए बुक्स में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये सोर्सेज हैं, और ये सोर्सेज किस बात के लिए उपयोग करेंगे, तो एक संक्षेप में बता दूं कि बीपीएससी जो पीटी है, वो बीपीएससी पीटी में जो आज पहली बार हम लोगों से आज क्लास में है, तो उनके लिए बीपीएससी 66 पीटी में 150 प्रश्न है, और ये 150 प्रश्नों में से जाएंगे तो कहां कहां से ये आते हैं, तो उसके लिए जाएं तो आप जानते हैं कि हमने पहले भी आपको बता रखा है कि 8 एरियाज हैं। एक ज्योग्राफी का है, दूसरा इकोनॉमी का है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, और उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर बिहार स्पेशल, और नेक्स्ट मैथ, रीजनिंग। तो ये टोटल 8 एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो अगले 90 दिन में कोचिंग में करने जा रहे हैं, तो एक तो जैसे साइंस, और उसके साथ साथ एक ये करंट अफेयर्स और ये बिहार स्पेशल, ये कंटिन्यूटी, ये तीनों चलेगा एक साथ, ये तीनों एक साथ आपके खत्म होंगे। साइंस अलग अलग, मतलब जैसे 2 घंटे का साइंस की क्लास है, फिर करंट अफेयर्स की क्लास है सैटरडे को, और बिहार स्पेशल की क्लास है जो अलग अलग लोग लेंगे। तो ये इस तरीके से 3 एक साथ खत्म हो जाएगा। और फिर ये आपका इसमें ज्योग्राफी का, इकोनॉमी तो मेरा है, ज्योग्राफी का अलग टीचर है, पॉलिटी का अलग टीचर है, हिस्ट्री का अलग टीचर है। तो ये सब ऐप पर कुछ जो पहले के क्लासेज हैं वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है, ऐप पे सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जब तक वो क्लास नहीं चलता है तब तक ऐप पे जाकर के ये हिस्ट्री का क्लास हुआ, पॉलिटी क्लास हुआ, कुछ क्लासेज ऐप पर आ जाएंगे साइंस के क्लास के और बिहार स्पेशल के अलावा। तो उसको भी आप चाहेंगे तो वहां से जब तक की क्लास नहीं होता है तब तक आप उसको देख करके आप उसको फॉलो करते रहिए। क्योंकि उसमें मान लो 12-13 घंटे का समय है, 2-3-4 घंटे के क्लास होगा, 3-4 घंटे में वो जो क्लासेज हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। 6 घंटा 7 घंटा हो गया, उसके बाद सेल्फ स्टडी 2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 2-3 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा करंट अफेयर्स का कुछ चीज देख लीजिए, और फिर 2 घंटा जो 1.5-2 घंटा टाइम। मैंने अब अगले 90 दिन तक आपको कम से कम बीपीएससी अगर पीटी क्वालिफाई करना चाहते तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे के आसपास पढ़ना होगा, जो केवल पढ़ाई पे हैं। जो एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट जॉब में है वो अगर 6 घंटे के आसपास टाइम भी निकाल लेते हैं, मान लो ऑफिस से आ जाते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, बाकी सब काम करके 7 बजे, अगर 6 साढ़े 6 7 बजे एक राउंड में बैठे तो 3 घंटा पढ़ ले, 6 से लेकर के 9 बजे तक, फिर खाना वाना खा करके फिर 10 बजे रात को बैठे और 1 बजे रात तक अगर 12:30-1 बजे तक पढ़ लें तो उनका हो गया। फिर 1 बजे आप सो जाएं, 7 बजे के आसपास उठें, 7 बजे उठ करके आराम से अपना 6 घंटा हो गया, और 6 घंटा सोने के बाद 7 बजे अपना फ्रेश व्रेश होकर के 8 बजे अपना ऑफिस जाते हैं, 9 बजे 10 बजे के आसपास। तो शाम का सेक्शन है 6 बजे के बाद का, उसमें भी अगर अपने लिए 5-6 घंटा का टाइम अगर 1 थ्रू, और चूंकि उनके पास टाइम की कमी होती है तो थोड़ा कंसंट्रेशन उनका ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो पढ़ाई ज्यादा इंटेंसिटी से होती है, ग्रास्पिंग उनका ज्यादा होगा, उनकी चीजें ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो ये इसमें देखने की बात है। तो ये हमारा बीपीएससी के चैलेंजेज हैं जो कि अगले 90 डेज में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और ये सारे सेक्शन के हमने आपको
आपको एक वो बता दिया कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सोर्स यूज करेंगे, ये बता दिया। एक तरीका और भी है पढ़ने के साथ साथ हर टॉपिक का, जैसे मान लो अगर एंशिएंट हिस्ट्री मेरा खत्म हो गया, उसका कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे जो बीपीएससी में आया हुआ है या आरएएस में आया हुआ है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है, उत्तराखंड बीसीएस में आया हुआ है, जितने भी आईएएस के अलावा बाकी जहां भी जिस भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का आपने पढ़ के कंप्लीट कर लिया और उससे क्वेश्चन अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अराउंड 80% के आसपास, जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 10 क्वेश्चन सामने ला करके हल करने की कोशिश किया और उसमें से 8 सही हुआ, 8 सही का मतलब हुआ 80%। अगर 80% का एवरेज अगर मेंटेन हो रहा है तो आपका मतलब अच्छा है, तैयारी आपकी ठीक है, वो 2 क्वेश्चन गलत होने दीजिए, ठीक है। और ये भी देखने की बात है कि शुरू में जैसे हम लोग बोलते हैं क्लास में कि भाई शुरू में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो अगर मान लो हमने 100 क्वेश्चन लिया और 100 क्वेश्चन में हमारा 60 सही हुआ, तो पहले आदमी शुरू में ये देखता है कि मेरा 60 क्वेश्चन सही हुआ। लेकिन थोड़ी तैयारी के एडवांस लेवल पर जाने के बाद या एग्जाम के नजदीक जाने के बाद फिर आदमी देखता है ये कि मेरा 40 जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, आखिर मेरी पढ़ाई में ऐसी क्या कमी थी कि मेरे इसमें से 40 गलत हो गया, 40 गलत नहीं होने चाहिए थे। तो शुरू में आप ये जरूर देख सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ, लेकिन बाद में ये देखिए कि आपका जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। तो उसी तरह से मान लो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से खत्म कर लिया, 10 क्वेश्चन मैंने लिया और 10 में से अगर मेरा 6 गलत हो गया, 4 सही हुआ या 6 सही हुआ, 4 गलत हो गया, तो अब तो चिंता की बात है, देखने की बात है कितने बेस्ट ऑफ एफर्ट के बाद अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी मुझसे 4 क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। मेरे पढ़ाई की चौड़ाई में कमी थी, पढ़ाई की गहराई में कमी थी, समझ में कमी थी, याद नहीं आया, नोट्स में तो था वो मैटर जो 4 गलत हुए, नोट्स में तो थे, टीचर ने पढ़ाया भी, खुद भी या हमने सेल्फ स्टडी में भी उसको पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन सामने पड़ा तो मुझसे नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे उसका एनालिसिस करने की जरूरत है, जिससे कि फिर आगे वो जो 4 गलत हुआ, आगे फिर कभी 10 क्वेश्चन अगर आप लें तो उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो, 1 क्वेश्चन गलत हो, इस तरीके से हो तो 2-1 क्वेश्चन गलत होना चलता है, 10 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। 80% का एवरेज अगर चलता है तो ठीक है, 150 में से 80% मान के चलो, 120 हुआ, 120 में से 10 और गलत मान ले, 110 हुआ, 110 में से 110 के आसपास सही होता है और बीपीएससी के अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो जाता है तो 104-5 अगर आप रहते हैं तो आप बिल्कुल मेंस फिर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, वो चांस आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हमने क्लास में आपको पहले भी बता रखा है कि जब आप पीटी अच्छा चला जाता है, पीटी अगर में अगर कंफ्यूजन नहीं रहता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होता है कि फिर आप निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी पीटी के अगले दिन से शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर पीटी में कंफ्यूजन है तो फिर वहाँ पे ठीक नहीं रहता है, आपको अगला जब तक पीटी का रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, अनसर्टेनिटीज बनी रहती हैं और अब उस अनसर्टेनिटीज में मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको 80% का कोई भी जो भी टॉपिक खत्म हो उसका 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और 10 क्वेश्चन में देखिए कितना सही हुआ, ठीक है। और उसमें जो गलत हुआ आखिर क्यों गलत हुआ, मैंने तो टॉपिक बेस्ट कर लिया, अब बेस्ट करने के बाद भी अगर मेरा 10 में से 4 गलत हो जा रहा है, 5 गलत हो जा रहा है, तो फिर उसका एनालिसिस करके और फिर उसमें मतलब उसी में लगे रहिए। अगर 90 डेज में फोकस किए रहिए। 27 दिसंबर को एग्जाम है और ये मान के कभी मत चलिएगा कि एग्जाम नहीं होगा। बीपीएससी बहुत जिद्दी है, एक बार जब पकड़ लेता है बहुत मजबूरी में। पिछले दिनों में जो एग्जाम के डेट टले हैं वो बहुत कठिनाई से ही टला है, ऐसा नहीं कि सामान्य स्थिति में टला है डेट वो। तो अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस क्रिएट होगा तभी 27 दिसंबर को डेट टलेगा, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है तो डेट नहीं टलेगा, फिर वो आपको वो एग्जाम ले लेंगे। तो इसलिए अब आप अपनी तरफ से तैयारी करके अपनी तरफ से मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम के उसमें उस पृष्ठभूमि में आप अपनी तैयारी करिए। चलो हम लोग अगर इसमें बात करें, अगर बिहार स्पेशल की ही बात करें अगर, तो बिहार स्पेशल में कैसे, ठीक है, इसमें कहां पे, तो आज के लिए जैसे बिहार सरकार का एक हेडिंग डाल लीजिए। बिहार सरकार का एक है 7 निश्चय और उस 7 निश्चय में बिहार सरकार की जो 7 निश्चय है, ये 7 निश्चय के बारे में हम लोग एक कर लेते हैं। ये चूंकि बिहार का एक डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस, बिहार में जो न्याय के साथ विकास का जो बिहार सरकार का लक्ष्य रहा है 2015 से 2020 के लिए, उसके लिए उसी का आधार है ये, एक तरह से ये रोड मैप है, ये एक्शन प्लान है बिहार गवर्नमेंट का सुशासन के लिए या न्याय के साथ विकास के लिए, डेवलपमेंट, ठीक है, विथ जस्टिस के लिए उन्होंने ये 7 टारगेट तय किया था और 7 टारगेट को फिर एक एक करके उन्होंने हल किया है। 2015 से 2020 के लिए था और वर्तमान स्थिति क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कई सारे मेंस के लिए जो भी फैक्ट मेंस के लिए भी यहाँ से फैक्ट उठ सकता है और पीटी के लिए भी यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो पीटी में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये 7 निश्चय बिहार सरकार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
एजेंडा है ये, ठीक है, टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन बिहार और टू गेट डेवलपमेंट विथ जस्टिस के लिए है ये। तो उसी में ये सबसे लिख दीजिए विकसित बिहार के 7 निश्चय, इंग्लिश में लिख दीजिए 7 रिजॉल्व्स ऑफ डेवलप्ड बिहार। 7 रिजॉल्व्स बोलते हैं उसको, या निश्चय भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 निश्चय फॉर डेवलप्ड बिहार, विकसित बिहार के 7 निश्चय, ये लिख दीजिए। और उसमें उसका एक परिचय वाला पार्ट कर लीजिए। 7 निश्चय, सात निश्चय। एक्चुअली बहुत सारे विकल्प मिलने के बाद, रिमोट आने के बाद टेलीविजन चैनलों को देखने की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्योंकि आदमी के पास 100 चैनल का विकल्प था। नहीं तो कितना सुंदर एक जमाना होता था कि ब्लैक बोर्ड होता था और उस पे सफेद वाला चौक होता था, और उसी से लिख करके कितने लोग क्लास स्कूल पार कर गए। और हमारे पास अभी देखो कितने सारे कलर्स हैं, इतने सारे कलर्स हैं, तो मैं उसी में कंफ्यूज रहता हूं कि कौन सा कलर यूज करूं, ठीक है। इतने सारे कलर हमारे बोर्ड का है, और बोर्ड के इतने सारे कलर हैं, तो इसमें से कौन कौन सा कलर हम लोग यूज करें ये। और फिर वही बात है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो चीजें कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ रही हैं। हमेशा पड़ोसी की गाड़ी हमेशा अच्छी लगती है, तो गाड़ियां खरीद के इतना रिसर्च करने के बाद कोई गाड़ी खरीदा 4 पहिया और खरीद के लाया, तो फिर दूसरे का पड़ोसी की गाड़ी जब देखा तो लगा कि जा, हर आदमी असंतुष्ट है। तो वही हाल यहाँ बोर्ड पर भी है। हम देखो मेरे पास पेन के भी इतने सारे, पहले ब्लैक वो होते थे, सफेद वाले चौक होते थे, और मेरे पास इतने सारे पेन के कलर हैं, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो चलो इसमें ये है, तो आप लिख लीजिए एक लाइन, माने 7 निश्चय है ये बिहार सरकार के। 7 रिजॉल्व्स बोलेंगे इसको, और 7 रिजॉल्व्स की वर्तमान स्थिति क्या है ये हमारे आज के चर्चा का विषय है। तो इसका एक पार्ट हो गया परिचय, लिख लो इसमें, एक पार्ट हुआ परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय इंट्रोडक्शन, परिचय या इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। और इस परिचय या इंट्रोडक्शन में एक हुआ, ये 2015 से 2020 के लिए है, के लिए इट इज फॉर मानी ये जो 7 रिजॉल्व्स थे वो कब के लिए थे, 2015 से 2020 के लिए है ये। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 2020 तक सभी 7 निश्चय, ऑल 7 रिजॉल्व्स, the targets of all 7 resolves will be achieved, ये बात बताई गई थी। सभी 7 निश्चय को प्राप्त करना, to achieve all 7 resolves by 20, प्राप्त करना कब तक, 2020 तक ये था। और उसी में जाएंगे तो क्या है ये गुड गवर्नेंस का, बिहार में गुड गवर्नेंस का रोड मैप है ये। बिहार में इट्स ए रोड मैप फॉर गुड गवर्नेंस इन बिहार। और इसके माध्यम से क्या करना है, न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस, डेवलपमेंट विथ जस्टिस हासिल करने की कोशिश, जस्टिस हासिल करने की कोशिश, टू अचीव डेवलपमेंट विथ जस्टिस। ये इसका है 7 रिजॉल्व्स का, 2015 से 2020 के लिए था। गुड गवर्नेंस का रोड मैप है ये, और इसके माध्यम से न्याय के साथ विकास अर्थात विकसित विकास का लक्ष्य है ये, विकसित विकास से संबंधित है ये, डेवलप्ड से संबंधित है, ठीक है। क्या क्या है इसमें,
7 निश्चय में। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से 7 निश्चय में कौन सा निश्चय शामिल नहीं है। और उसमें मान लो अगर ABCD दे दे और उसमें दो हो या ई ऑप्शन की भी संभावना क्रिएट कर दे कि एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक, कुछ इस तरह से गलत या सही, या 2 या 2 से अधिक, तो ई ऑप्शन का भी संभावना अगर क्रिएट कर देता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 निश्चय आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा वाला हमने पाठ किया। अब 7 निश्चय में जाएं तो पहला निश्चय जो 7 निश्चय है, अपना हो तो एक बार नोट कर लीजिए 7 निश्चय को, सभी 7 रिजॉल्व्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी 7 रिजॉल्व्स को नोट करिए। बिहार 7, रिजॉल्व्स भी लिखेंगे तब भी आएगा, या निश्चय भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए पहले। बिहार सरकार के 7 निश्चय। फर्स्ट लिख दीजिए आर्थिक हल युवाओं को बल। नोट कर दीजिए आर्थिक हल युवाओं को बल। फर्स्ट, आर्थिक हल युवाओं को बल, पहला लिख दीजिए। इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। देखिए आर्थिक हल युवाओं को बल, ये एक निश्चय है, दिख रहा होगा। युवाओं को बल। आते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है उस पर बाद में आते हैं। दूसरा लिख लो हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार, इसको भी लिख दीजिए इंग्लिश में, हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार। नेक्स्ट लिख दीजिए हर घर नल का जल। देखिए हर घर नल का जल, इंग्लिश में भी लिख लीजिए हर घर नल का जल। तीसरा, चौथा हुआ, फोर्थ लिखिए शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, लिखिए शौचालय निर्माण घर का सम्मान। घर का सम्मान, ये लिख लो। नेक्स्ट लिख लो अगला, अच्छा नेक्स्ट है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। एक ये भी है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। और एक और है एक और घर घर तक पक्की गली नालियां, ये बीच में पता नहीं कैसे छूट गया। घर तक पक्की गली नालियां, घर तक पक्की गली नालियां, ये भी है। सब जगह है, आप अपने से भी अपने नेट पर एक बार देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे उसको करा रहा हूं। हर घर पक्की गली नालियां। और एक और है
आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। कोई छूट तो नहीं गया? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। हाँ, आरक्षित रोजगार, ये इस तरह से मिस हो गया था। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आर्थिक हल युवाओं को बल, ये हो ही गया था, 1 नंबर था। उसके बाद आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार नेक्स्ट था। हर घर बिजली लगातार, ये नेक्स्ट था। हर घर नल का जल, ये नेक्स्ट था, अगला था। घर तक पक्की गली नालियां, अगला था। और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ये अगला था। आप अपने तरीके से खूब अच्छा डिजाइन कोई बना लीजिएगा। अवसर बढ़े आगे पढ़ें, तो ये था टोटल 7 निश्चय के 7। ठीक है, तो आप इसमें ठीक है, तो ये आपके टोटल थे। कौन कौन से? ये 7 निश्चय आप एक बार देख लीजिएगा इसको, कौन कौन से 7 निश्चय हैं, क्रम से अपना इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पहला वाला क्या था? पहला वाला था आर्थिक हल युवाओं का बल। आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है, पहला वाला था। दूसरा वाला था आर्थिक रोजगार महिला, आरक्षित रोजगार महिलाओं का आरक्षित, ये आर्थिक हल युवाओं का बल। तो इसी को अब लिखिए, नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए, आर्थिक हल युवाओं को बल। इसमें क्या है, अभी वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इसको लिख दीजिए। आर्थिक हल, आर्थिक हल युवाओं को, युवाओं का बल। इसमें क्या है, इसमें अभी वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, ये नोट कर लीजिए। और इसमें आता है कि जैसे देखो होता क्या है कि हमने जैसे पाया कि बिहार में अगर कोई बाहर का आदमी, जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र देश का अगर कहा जाए कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य होता है। देश का जो जीडीपी है, राज्यों द्वारा जो भागीदारी की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र द्वारा भागीदारी की जाती है। उसके तकनीकी कारण भी हैं। अदरवाइज जाएंगे तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का। और देवेंद्र फडणवीस वहां पे 5 साल वहां के मुख्यमंत्री थे, और उनको बीजेपी ने बिहार का चुनाव प्रभारी एक तरह से नियुक्त किया है, और वो बिहार में घूम रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे मुंबई में रह के तो लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में सब केवल गरीब ही है, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, यानी ये उनको एक परसेप्शन लोगों को दिल्ली से, इसके बिहार के बाहर जब जाते हैं। लेकिन वहीं जब बिहार में जाएंगे तो आप वहां पे जाके देखेंगे कि सोच के देखो, पटना में जाएंगे तो पटना में अगर आधा पटना तो बहुत सुंदर है भाई, पटना एयरपोर्ट से निकलते हैं और उसके आसपास का जो हाई कोर्ट का एरिया है या विधानसभा का एरिया है, वो सब तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और वहां से जैसे ही गांधी मैदान को अगर इसको पार करते हैं, गांधी सेतु को पार करते हैं या गांधी सेतु पे जाते हैं, उसके बाद हाजीपुर जाते हैं, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाते हैं, इतना सुंदर रोड बना हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि गुजरात के रोड से वो रोड खराब है। गुजरात के रोड से कई मामलों में तो ज्यादा हरियाली लिया हुआ रोड है वो। वहां से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाते हैं, दरभंगा से पता चला कि और आगे आगे अगर जा रहे हैं उधर आप बेतिया साइड में जा रहे हैं तो सब 4 लेन 6 लेन की सारी सड़कें बनी हुई हैं। आप मुजफ्फरपुर होते हुए आप इधर अगर बिहार शरीफ जाने जा रहे हैं तो वहां पे जो वो जो रोड बना हुआ है, तो आप जैसे बिहार में किसी भी एरिया में जाएंगे, कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एरिया में जाएंगे तो देश के, लेकिन सबसे अब तो सड़कें हैं बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार का, राज्य राजमार्ग है, ऐसे 4 तरह की सड़कें होती हैं, आप जानते हैं हर राज्य में कौन कौन से। नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, मल्टीपर्पस रोड होते हैं जो कि जिसको पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाता है, हर जिले स्तर पे जो सड़कें होती हैं। और चौथी सड़कें होती हैं ग्रामीण स्तर पे, जिसको कि पीएमजीएसवाई और मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है, या मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना के तहत उसको डेवलप किया जा रहा है। तो 4 तरह की सड़कें होती हैं। अब बिहार में जाएंगे तो कहीं भी आज के डेट में कम से कम सड़कों की खराब स्थिति नहीं है। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो अगर जाएंगे तो रेलवे का बेस्ट ऑफ नेटवर्क बिहार में, या कहा जाए कि प्रति वर्ग किलोमीटर या जनसंख्या के अनुसार भी देखेंगे तो बिहार में ट्रेन और बिहार में रेल नेटवर्क की पर्याप्त, मान राजस्थान की तुलना में देखें, अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो बिहार में। नेशनल हाईवे का भी जो एवरेज देखते हैं तो बिहार तीसरे स्थान पे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सड़कों के मामले में, रेलवे के मामले में, एयरपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, पटना का एयरपोर्ट बहुत माने अच्छा नहीं है, अब नया बन रहा है।
तो दरभंगा एयरपोर्ट शुरू ही हो रहा है और उसके बाद गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और प्लस पटना का एयरपोर्ट भी बिहटा में नया बन रहा है। तो एयरपोर्ट ठीक ठाक अगर बन जाता है तो बिजली के मामले में जाएंगे तो आप जानते हैं कि 20-22 घंटे के आसपास राज्य में बिजली अवेलेबल है। तो सब कुछ तो बिजली में बिहार में तो है, बिहार में बिजली है, बिहार में सड़कें हैं, बिहार में टेली डेंसिटी भी बिहार का ठीक है, अराउंड 59% के आसपास टेली डेंसिटी है। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़ी गरीबी है, तो गरीबी के कारण तो वहाँ पे अभी भी 2G पर ही काफ़ी लोग छोटे वाले फ़ोन ही इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें जाएंगे तो देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने कंपोनेंट होते हैं, बिजली की बात करें, परिवहन की बात करें, टेली कम्युनिकेशन की बात करें, तो बिहार में तो सब तो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बहुत 12 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर भी उस तरह से बहुत खराब नहीं कहा जाएगा अन्य राज्यों की तुलना में। ठीक है, सुधार भी पिछले दिनों में काफी लॉ एंड ऑर्डर सुधार भी हुआ है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बिहार फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों है? तो हमें लगता है कि बिहार के साथ सबसे बड़ी समस्या जो अगले 5 साल में राज्य सरकार के द्वारा अगर एक चुनौती, अगर इसको एक टारगेट में ले लिया जाए, जैसे कई बार सड़कों के विकास को टारगेट में लिया गया, उसके बाद बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने को टारगेट में लिया गया, अभी शौचालय बनाने को लेकर के इसी 7 निश्चय में देखेंगे बहुत सारे टारगेट्स हैं जिसको कि अचीव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब टारगेट में लेकर के जैसे उसको हल किया गया, अब बिहार में मुझे लगता है कि एक काम जो बिहार में प्रायोरिटी के लेवल पर होना चाहिए और सरकार ने उसको रेंज में ले भी लिया 2015 से 20 के लिए, लेकिन उसको एकदम प्राथमिकता के स्तर पर लिया जाना चाहिए। विशेष कैंप लगा करके लोगों को पकड़ करके, जैसे मान लीजिए पटना स्टेशन पे उतरे, जितने रिक्शे वाले वहां पे हैं, जितने मने सामान्य लोग हैं, सबको पकड़ करके सबको वहां पे एनजीओ को इन्वॉल्व करिए, सरकारी लोगों को इन्वॉल्व करिए और उनको बजाते डेली 1-2 घंटे के आसपास का उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि भाई पटना स्टेशन पर से कोई उतरता है, बाहर का आदमी हो या राज्य का ही कोई आदमी हो, बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं वो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे जो बेस्ट ऑफ टैलेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, पैसे वाले लोग हैं, और जब राज्य में आते हैं और वहां पर पटना में आकर के जब उनको सब चीजें, वहीं अगर जोधपुर स्टेशन पर उतरते हैं, जयपुर स्टेशन पर उतरते हैं, मुंबई स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहां जो चीजें दिखती है, और जब पटना स्टेशन पर उतरते हैं या छपरा स्टेशन पर उतरते हैं, वहां जो चीजें दिखती हैं, तो उनको बड़ा एक तरह से एकदम से लगता है कि कहां पता चला कि तार से गिर करके खजूर पे आके लटक गए, ये क्या है, ये मेरा बिहार है। तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को एनजीओ को इन्वॉल्व करके और वहां पे लोगों को डेली 2 घंटे 1 घंटे के आसपास उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि भाई उनको कैसे बोलना चाहिए, उनका कपड़ा जब स्टेशन की तरफ आ रहे हो तो उनका घर से जब निकले तो प्रॉपर वो ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, वो रोजगार के लिए निकल रहे हैं, वो रिक्शा चलाने निकल रहे हैं। रिक्शा चलाना उनका ड्यूटी है, उनका रोजगार है, वो उनके जीविका का आधार है। जो टैक्सी वाले हैं उनका जीविका, वो प्रॉपर अपना ड्रेस पहने, उनके लिए ड्रेस कोड हो, उनको ड्रेस सरकार उनको निःशुल्क, अगर जरूरत पड़े तो सरकार उनको निःशुल्क ड्रेस दे, जैसे पुलिस वाले को ड्रेस दिया जाता है उस तरह से रिक्शे वालों को भी सरकार ड्रेस दे। अगर नहीं हो तो एनजीओ को इन्वॉल्व करे, लोगों से पैसे, जो लोग कुछ डोनेशन लोगों से ले, जैसे प्रधानमंत्री जो केयर फंड बनाया गया उस तरह से मुख्यमंत्री केयर फंड बनाया जाए और उसमें से पैसे, पता चला कि राज्य के सारे जितने रिक्शे वाले हैं, सारे रिक्शे वालों को 1-1 2-2 मैंने उनको उस तरह का ड्रेस दिया जाए, टैक्सी वालों को ड्रेस लेने के लिए, खरीदने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो इस तरीके से लोगों को सुबह सुबह निकल रहे हैं तो इनको सफाई का इंपॉर्टेंस बताया जाए, वो नहाएं, वो वहां पे पटना स्टेशन पे सामुदायिक शौचालय है, उसमें उनको जोर जबरदस्ती भेजे जाके नहा करके और अच्छा कपड़ा पहन करके बाहर निकलो। तो बिहार की जो सबसे बड़ी अब जरूरत है वो जो बिहार का जो इनफॉर्मल कल्चर है, पता चला कि तंबाकू हाथ में लेकर के और बात किए जा रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं चलेगा। बिहार सरकार ने वैसे भी नशा मुक्ति का, अब शराब मुक्ति से नशा मुक्ति की ओर, और नशा मुक्ति में निश्चित रूप से तंबाकू वाली जो प्रक्रिया है उसको खत्म करने पर राज्य सरकार का टारगेट होगा। तो इस तरीके से लोगों को इनफॉर्मल से फॉर्मल बनाना, ये बिहार के लिए, बिहार का अगर जो छवि है, अगर उस छवि को सुधारना है तो एक काम जो कि प्रायोरिटी लेवल पे और युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा अगले 5 साल में, वो होगा कि लोगों को इनफॉर्मल से फॉर्मल बनाना, उनको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए उनके अंदर में प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना कि जब घर से निकलें तो वो प्रॉपर कपड़ा पहन के निकलें, साफ से नहा करके, चूंकि वो जीविका के लिए भले ही रिक्शा चलाने के लिए निकल रहे हैं, वो अपने तरीके से, भले ही वो जूता पॉलिश करने का काम करने के लिए, कोई काम खराब नहीं होता। अमेरिका में बराक ओबामा की बेटी को आपने देखा होगा कि वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तो प्रेसिडेंट की बेटी रेस्टोरेंट में काम कर सकती है, कोई काम खराब नहीं होता। जो जितनी क्षमता के अनुसार है अपना काम करे, लेकिन वहां पे इनफॉर्मल ना होकर के वो फॉर्मल हो, सब्जी बेचने वाला साफ सुथरे तरीके से घर से निकले, और ये माहौल पैदा करना पड़ेगा। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया गया, सफाई को एक एजेंडा के रूप में, देश के एजेंडा के रूप में, शौचालय ओडीएफ जो होता था, ओपन डिफेकेशन था, उससे मुक्त करने के लिए जो एक एजेंडा के रूप में एक काम जो बिहार, लेकिन अच्छी बात यह है कि 7 निश्चय का जो पहला निश्चय है वो यही है, आर्थिक हल युवाओं को बल।
ठीक है, ये है, लेकिन यहाँ पे इसको एजेंडा के रूप में और इसको और विस्तार देने की जरूरत है और उस रूप में जाएंगे। तो ये आर्थिक हल युवाओं को बल में, देखो क्या क्या चीज इसमें बिहार सरकार द्वारा मुख्य रूप से किया गया है। उसमें एक है कि जो योजना है, मैं उसको देख रहा था तो उसमें आया कि एक इसमें मैंने एक जो सरकार की है कि सरकार का ही जो अभी डायग्राम दिखा रहे हैं तो उसमें था कुशल युवा कार्यक्रम एक चलाया गया है यहाँ पे, कुशल युवा कार्यक्रम, नोट कर लीजिए इसको, कुशल युवा कार्यक्रम, इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, कुशल युवा कार्यक्रम ही है ये। और इसके तहत किस किस बात पे कार्य फोकस किया जा रहा है यहां पे? एक है भाषा, लैंग्वेज में सुधार करना, हिंदी और इंग्लिश विशेषकर से, हिंदी अंग्रेजी, ये हिंदी और दूसरा अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश उनको सुधारना। ये मगही भाषा से काम नहीं चलेगा। पटना स्टेशन पे या दरभंगा में जा रहे हैं तो मैथिली से लोगों के अनुसार, अगर कोई लोकल है उस तरह से तो उससे आप अपनी भाषा में बात करिए, लेकिन अगर लगता है कि स्टेशन पे कोई उतर रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट पे उतर रहा है, तो उससे आप मैथिली में बात मत करिए, उससे आप प्रॉपर जो वो भाषा समझ सकता है उसमें उससे बात करिए। तो एक तो कुशल युवा कार्यक्रम में एक है भाषा में सुधार करना, दूसरा है संवाद कौशल, संवाद कौशल, ठीक है, कम्युनिकेटिव स्किल इसको बोल सकते हैं। कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आदमी आया तो फिर वही बात है कि एकदम से शुरू हो गए उसके साथ, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी अच्छे होटल में जाके देखिए, उसमें जो वेटर हैं, उसमें जो अटेंडेंट हैं, वो किस तरह से बात करते हैं। आप ट्रेन में चलते हैं तो उसमें देखिए कि किस तरह से लोग किस तरीके से, आप कभी फ्लाइट में जाएं तो देखिए कि एयर होस्टेस वगैरह हैं वो किस तरीके से, कितना एटिकेट, उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार करने का तरीका कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसी में कहा जाता है कि तो बोलने के तरीके में सुधार करना, एकदम नहीं कि भाई सामने वाले को एकदम गारंटेड अपना रिश्तेदार मान करके और एकदम इनफॉर्मल लेवल पे आ गए, तो उसको बोलते हैं संवाद कौशल। तो कुशल युवा कार्यक्रम में एक हिंदी और अंग्रेजी में सुधार करने की कोशिश करना, दूसरा होता है संवाद कौशल, कम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सुधार करना, और तीसरा है व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण। एक होता है, एक और है इसी में व्यवहार बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल, ठीक है, बोलने का, व्यवहार करने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए पटना स्टेशन पे उतरे, एयरपोर्ट पे उतरे, कोई बाहर का आदमी आया हुआ है, फैमिली के साथ आया हुआ है, तो वो गाड़ी वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वहां पे उनको सपोर्ट करे, ठीक है, जिससे कि वो प्लीज्ड होंगे तो निश्चित रूप से भाई जब उतरने लगेंगे तो उसको जो 100 रुपया था तो पता चला कि अब जैसे कई बार मैंने देखा, अब एग्जीबिशन रोड पे मैं गया, पटना एग्जीबिशन रोड पे हूँ, और या उधर जो पटना कॉलेज के साइड में हूँ और एयरपोर्ट पे आना जरूरी है, तो अब ओला उबर खोजेंगे तो 45 मिनट समय लगेगा, उतना टाइम है नहीं। तो कई बार पटना में जो बाइक वाले चलते हैं तो लोगों ने कहा कि सर बाइक से निकल जाइए, जल्दी पहुंच जाइएगा। हमने कहा ठीक है। तो बाइक से जब गए तो देखे कि उबर से उसका किराया 35 रुपए निकल के आ रहा है, 50 रुपए 35 रुपए उसका किराया आ रहा है। अब सोचो, एक आदमी, अगर मैं किसी को भी बोलता तो वो पटना कॉलेज से लेकर के एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है एग्जीबिशन रोड से, ये 35 रुपए क्या होता है? तो हमने क्या किया, उसको वो 35 रुपया दिया और ऊपर से उसको और 50 रुपए ऊपर से दिया। क्या पर्पस उसका था? या जो भी मान लो अगर कैश देना हुआ तो पता लगा कि जो 35 रुपए देकर के उससे 65 रुपए वापस लेने के बदले हमने पूरा 100 रुपए दे दिया। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वहां से एक आदमी किसी को, रिश्तेदार को बोलता, किसी स्टूडेंट को बोलता, प्रबंधन वाले को बोलता, कोई भी आदमी अगर मुझे छोड़ने आता तो उसका 100 रुपए से ज्यादा खर्च आता। ये आदमी अगर, ये बच्चा अगर, ये लड़का अगर छोड़ने आ रहा है तो ठीक है, तो इसका ये बनता है, तो नियम के अनुसार तो 35 रुपए बनता है, लेकिन मैंने उसके ऊपर 65 रुपए उसके पास पूरा 100 रुपए उसको देके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर अच्छे तरीके से गाड़ी चला के, बाइक से चला करके मुझे वहां पे ड्रॉप किया, और ड्रॉप करके आके ठीक है सर अब ये पटना, ये अपना जो भी उसका है, अपना लास्ट जो विश है वो विश, मैंने उसको पूरा 100 रुपया। तो उसी को कहा जाता है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता रहेंगी तो आपका प्रॉफिट भी, आपका इनकम भी बढ़ेगा। आप 35 रुपए, अदरवाइज रास्ते में आते समय अगर आपकी व्यवहार कुशलता, बिहेवियरल जो आपका पैटर्न है वो ठीक नहीं है, तो वो 35 रुपए दे करके और वहां से चुपचाप चला जाएगा वो, ठीक है। और मेरा पर्पस क्या है भाई, व्यवहार कुशल, मैं उसको इंकरेज करूं। मेरे जैसे 4 लोग अगर दिन में उसको मिल गए और 100 रुपया उन्होंने दे दिया तो उसका 400 रुपया, पता चला कि 300 रुपए की उसकी अच्छी दिहाड़ी बन गई, और प्लस कंपनी से जो उसको मिलेगा वो मिलेगा, तो वो उस काम में और अच्छे से। तो ये भी बात आता है कि व्यवहार कौशल, तो कुशल युवा कार्यक्रम में एक है हिंदी अंग्रेजी भाषा में सुधार करना, दूसरा कम्युनिकेटिव स्किल में रिफॉर्म करना, तीसरा आता है बिहेवियरल स्किल में सुधार करना, और चौथा आता है कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। इसी में कंप्यूटर
कंप्यूटर शिक्षा, क्योंकि सुधार करना, देखो सुधार करना तो बहुत जरूरी है बिहार में। अब मैं कई बार यूट्यूब पे ही जाते हैं, ट्विटर अकाउंट क्या है बताता हूं, देखो तो अब उसी में जाते हैं, जैसे उसी में यूट्यूब पे कुछ डाला, अरे हम टीचर हैं, मैं और मेरे जैसे जितने लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, मान लो हमने अपना 1.5 घंटा 2 घंटा कोई चीज, उसमें जो कमेंट देखते हैं, हम तो टीचर के रूप में, मेरा इतना दिन 20-21 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 1999 से मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं, मैंने रेयर होगा कि कभी किसी बच्चे को एक खराब शब्द बोला होगा। ये मेरा संस्कार है, बिहार का ही संस्कार है, बिहार से भी हम लोग आए, ठीक है। तो ये मेरा संस्कार है कि मैंने किसी बच्चे को, मेरे से कम उम्र के, आज तक शायद ही किसी को 2-1 लोग कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं भी माना हूं, लेकिन अब ट्विटर पे देखते हैं कि क्या कई लोग क्या अभद्र होते हैं। दूसरे का ट्विटर पे मैं देखता हूं, सॉरी ये यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला गया, उस पे जो उनका कमेंट आता है, अब उससे उनका संस्कार पता चलता है। क्या संस्कार है? आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, और पता चला कि कोई कमेंट, ठीक है, कमेंट डालते हो, तो अब फिर वहां पे एक संतोष होता है कि कोई बात नहीं, ये जनता है 562 सीट है 66 पीटी में, ये 562 वाले अच्छे होंगे, जिन 562 को सिलेक्ट होना है, वो भी उनका ये सब ठीक होगा, उनका ये ठीक होगा, उनका संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, ये सब उनका अच्छा होगा। और इस बात करके संतोष हो जाता है कि जिनको सिलेक्ट होकर के अधिकारी बनना है और बिहार के निर्माण में जिनको भागीदारी करना है वो अच्छे होंगे। बाकी तो भाई भीड़ है, भीड़ में अब किसको हम लोग सुधार करते चले। नहीं तो अदरवाइज टीचर का, हमने न तो अपने टीचर को कभी कोई अभद्र व्यवहार किया, न तो कभी किसी छात्र के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया। और यहां पे पता चला कि एक टीचर अपना बेस्ट ऑफ जो भी सोच सकता है, जो भी ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, सबको लेकर के, और यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला और पता चला कि ये मैंने कई लोग वहां भी टोल, कोई पॉलिटिकल लीडर्स है, पक्ष विपक्ष की बात है, ये तो टीचर और छात्र के बीच की बात है। और टीचर और छात्र में अब छात्र का ये संस्कार है, ये उसके मदर फादर ने उसको सिखाया है कि जो मर्जी सो टीचर के ऊपर कमेंट करें। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग हैं। तो और मैं पटना में तो जो उस दर से देखता हूं, पटना वगैरह से लोगों को देखता हूं, तो खैर मैंने, हमें नहीं लग रहा है कि राजस्थान में इस तरह से होता है, लेकिन फिर भी बिहार में तो होता है। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर अगर अपना वीडियो डाला है, कुछ आपके भलाई के लिए ही डाला है, निश्चित रूप से उसका भी अपना कुछ पक्ष होगा, लेकिन आपके भलाई के लिए डाला है, उससे आपको 2 अक्षर का ज्ञान मिल रहा है, 2 अक्षर का ज्ञान मिल रहा है, तो उसके लिए आभारी होने के बदले पता चला कि उल्टा, और टीचर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। खैर, कर सकते हैं। तो आर्थिक हल युवाओं को बल, तो उसमें देखो ये 4 बातें जो बिहार की सबसे बड़ी बात है, और इसमें केवल युवाओं को नहीं रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहा कि पटना स्टेशन पे जो भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर में भी इन बातों का व्यवहार विकास करने को, और उसमें एनजीओ की भागीदारी, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं उनकी भागीदारी भी लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये एक आता है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसी में आर्थिक हल युवाओं को बल में ये कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा जाएंगे तो जो दूसरा क्या चल रहा है, इसमें एक जैसे वित्तीय सहायता की बात करें या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, इसी के अंदर है आर्थिक हल युवाओं को बल में। और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा बड़ा ही अट्रैक्टिव कदम उठाया गया है, क्रांतिकारी, एक तरह से रिवोल्यूशनरी कदम उठाया गया है। जो भी बच्चियां हैं अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो छात्र स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए 1% ब्याज पर, सोचो वो कर्ज उपलब्ध है। 1% ब्याज आज के डेट में जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड से, चाहे प्राइवेट जो लोग होते हैं वो मंथली 3% लेते हैं, 36% ब्याज लेते हैं। और बिहार सरकार द्वारा 4 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो पता चला 1% ब्याज पे। और वो कई मुख्यमंत्री का मैं एक दिन सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि अगर वो बच्ची, अगर वो 1% भी नहीं चुका पाती है तो वो भी जो कर्ज उसने ले रखा है वो भी माफ कर दिया जाएगा। तो आर्थिक हल युवाओं को बल में एक पार्ट हुआ कुशल युवा कार्यक्रम, दूसरा उसी में है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और फाइनेंशियल असिस्टेंस में है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। एक है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना है, छात्र वाला है। और उसी में एक और है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना। आज हम थोड़ा सा सर को बोलना है, इसके बाद साइंस की क्लास है, क्योंकि मेरी क्लास है 1.5 घंटे की होंगी और 11:30 बजे से सर को आग्रह करेंगे, साइंस वाले सर को, कि 11:30 के बाद वो ले लें।
और मैं 10 बजे से लेकर के 11:30 तक ले लूं, तो 1.5 घंटा मेरा और 2 घंटा या 2.5 घंटा सर का। तो ये इसमें आर्थिक हल युवाओं को बल वाले में एक सीएम निश्चय स्वयं सहायता योजना है ये, और उसके तहत और एक स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, इन दोनों के तहत जो छात्र हैं, छात्रों को वित्तीय सहायता, उनकी अपनी आर्थिक चुनौतियां या जो भी उनके पढ़ाई से जुड़ी चुनौती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, उसको मीट आउट करने के लिए इसी आर्थिक हल युवाओं को बल में एक तीसरा पार्ट भी है, जो फर्स्ट वाला है आर्थिक हल। सर 5 मिनट सर को चाय पिलाओ। आर्थिक हल युवाओं को आर्थिक हल युवाओं को बल वाले में जाएंगे तो इसमें एक है कि एक और है, जैसे एक होता है कि मान लो छात्र पढ़ाई कर लिया कि उसकी शिक्षा पूरी हो गई, एजुकेशन उसका पूरा हो गया, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें उसमें भी आएगा। तो ये टेक्निकल एजुकेशन पूरा होने के बाद अब यहां पे 2 अवसर बनते हैं, एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सब कुछ पूरा होने के बाद। तो एजुकेशन वाले में जाएंगे तो आपको एग्जांपल पता है कि उसमें होता है एजुकेशन, इसमें एम्प्लॉयमेंट वाले में जैसे बीपीएससी का ही 562 की वैकेंसी है, शिक्षक टीचर्स की भारी संख्या में बिहार में भर्तियां अभी पेंडिंग हैं, या उसी तरह से जाएंगे पुलिस सेवा में, बिहार प्रशासन में कई सारी भर्तियां हैं, तो ये रोजगार है। और कम्पिटेटिव एग्जाम में आप जानते हैं कि एससी एसटी और अन्य जो लोग हैं उनका पीटी पास करते हैं बीपीएससी का तो 50,000 रुपया, और आईएएस का पीटी पास करते हैं तो 1 लाख रुपया उनको दिया जाता है। तो यहां पर तो रोजगार वाले में है। ये स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप। और आप जानते हैं कि बिहार सरकार की स्टार्टअप नीति 2017 है, और 2017 में स्टार्टअप में होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, नया प्रारंभ करना। और भारत सरकार की योजना है स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप पॉलिसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, उसी के तहत बिहार सरकार द्वारा भी स्टार्टअप पॉलिसी 2017 लिया गया, और उसके तहत एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया था 500 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपीस का। और ये वेंचर कैपिटल फंड ऐसा फंड होता है जिससे कि कोई उद्यमी अगर पहली बार उद्योग लगाने जा रहा हो तो उसको उससे कर्ज दिया जाता है। क्या हमने कहा, इफ एनी इंटरप्रेनर इज विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू इंटरप्राइजेस, ठीक है, ही और सी रिक्वायर्ड फंड फॉर दिस एस्टैब्लिशमेंट, दिस वेंचर कैपिटल फंड इज established to provide credit for this proposed venture। हमने क्या कहा कि कोई अगर उद्यमी है, अगर वो कोई नया उपक्रम स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। और उस पैसे में क्या होता है कि एक सरकार द्वारा एक 500 करोड़ रुपीस का एक फंड बना दिया गया जिसको वेंचर कैपिटल फंड कहा जाता है। तो इस वेंचर कैपिटल फंड से 500 करोड़ का है, उससे उस उद्यमी को उस नए उपक्रम की स्थापना के लिए कर्ज दिया जाएगा। तो वेंचर कैपिटल फंड जो ऑलरेडी वर्किंग कंपनी है उसको कर्ज देने के लिए नहीं होता है, जो नई कंपनी स्थापित होती है उसको कर्ज देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाता है। भारत सरकार का जो वेंचर कैपिटल फंड है वो 10,000 करोड़ रुपीस का है, बिहार सरकार का जो वेंचर कैपिटल फंड है वो 500 करोड़ रुपीस का है, ठीक है, इससे दिया जाता है। 2017 के बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत किया गया। तो अब होता है तो स्वरोजगार देने का एक भारत सरकार की और बिहार सरकार की योजना है, वो है स्टार्टअप, ठीक है। और स्टार्टअप में क्या किया जाता है कि भाई एक उद्योग, जो कोई बच्चा अगर यहां से पढ़ के अगर निकलता है तो वो सारे लोग सरकार के ऊपर रोजगार के लिए निर्भर हो जाएंगे, तो फिर सरकार के पास रोजगार देने की क्षमता कम है। तो ऐसी स्थिति में उनको ही नए उपक्रम स्थापित करने के लिए उसको इंकरेज किया जाए, उसको पैसे दिए जाए, उसको आइडिया दिया जाए, उसको पैसे दिए जाए, जिससे कि वो नया उपक्रम स्थापित करे और उस उपक्रम में स्वयं भी रोजगार पाए और दूसरों को भी रोजगार दे। और जितने दूसरे को रोजगार देगा और अपने लिए रोजगार लेगा, उतने सरकार के ऊपर रोजगार देने का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके लिए स्टार्टअप की बात है, ठीक है। अब इसमें इस बिहार सरकार ने क्या किया हुआ है कि स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप फंड, अन्य टैक्स रिबेट, अदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के तहत बहुत सारी बातें उसमें की गई हैं। बिहार में बियाडा है, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा है, तो उसके द्वारा भी 1974 का है वो, उसके द्वारा भी नए उपक्रमों की स्थापना को प्रमोट किया जाता है। तो अब इसमें जो ये स्टार्टअप है,
ठीक है, तो हमने बताया स्टार्टअप का मतलब उसमें कैसे, उसके लिए स्टार्टअप के लिए क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड है। अब यहीं पे स्टार्टअप के साथ एक और है, मैं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, पटना निफ्ट में पढ़ रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी में, लॉ चाणक्य जो लॉ इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में पढ़ रहा था, कई सारे इस तरह के। अब मेरी दिक्कत यह है, चाहे मैं जैसे जो बच्चे हैं उनकी दिक्कत यह है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, ठीक है, मेरी सुटेबिलिटी किस लाइन के लिए है। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, एक उसके साथ होता है इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, इंक्यूबेटर्स को बोलते हैं चिंतनशील संस्था। संस्था भारत सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी क्या किया है कि जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पटना में आईआईटी है, पटना में एनआईटी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, इस तरह के जितने भी बिहार के प्रीमियम हैं उसमें स्पेशल एक सेल खोला हुआ है, एक विंग खोल दिया है, ठीक है, और उस विंग का को किस रूप में, इंक्यूबेटर्स के रूप में, और यहां पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, और वो जो कॉलेज के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिनका डिग्री पूरा हो रहा है, जो फाइनल ईयर में जाते हैं, वो इन इंक्यूबेटर्स में जाते हैं, इन संस्थाओं में जाते हैं, ठीक है, और वहां जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेकर के उनको आइडिया सजेस्ट करते हैं कि तुम इस एरिया के लिए सुटेबल हो, आप जाकर के इस एरिया में। वो इंक्यूबेटर्स का ये भी काम है कि आइडिया बताएं उनको, और पैसे कहां से आएंगे ये भी बताएं। ये दोनों को मिला करके फिर वो क्या करते हैं, दोनों को मिला करके फिर बच्चे को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात सारी बातें, आइडिया, कौन सा एरिया में उसको जाना चाहिए, ठीक है, उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री, मेडिकल का कोई स्टार्टअप, किस चीज का, टूरिज्म में से जुड़ा हुआ, क्या उसको करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करते हैं, कहां से पैसे आएंगे ये सजेस्ट करते हैं, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं ये सजेस्ट करते हैं, सारा कुछ ये बताते हैं। और बिहार सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इंक्यूबेटर्स को विभिन्न संस्थाओं से जोड़ दिया गया है, और वो इंक्यूबेटर्स जो नौजवान हैं, नौजवानों को उनके लिए क्या उचित होगा उसके लिए सुझाव देते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, इस आर्थिक हल युवाओं को बल में 3 बातें हमने बताई आपको, कौन कौन सी, एक बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम उसके तहत चलाया जा रहा है। दूसरी बात हमने क्या कही कि भाई इसके लिए ये वाला सेकंड मान सकते हैं कि जैसे शिक्षा और सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बाद एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टार्टअप के साथ वेंचर कैपिटल फंड और साथ में इंक्यूबेटर्स। ये इंक्यूबेटर्स इन बच्चों को स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आइडिया देते हैं, पैसे का सुझाव देते हैं, कहां से पैसे प्राप्त होंगे ये सब की बात करते हैं, और स्टार्टअप राज्य में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इनके द्वारा कदम उठाया जाता है। और उसमें जाएंगे तो ये देखेंगे तो यहां पर ये देखो, ये हमारा यहां से नहीं आगे नहीं, ये बड़ा नहीं हो रहा है, अच्छा नीचे है। अब इसमें देखो, अब ये अगर इसमें जा रहे हैं तो यहां पे देखो, ये यहां पर इसमें जाते हैं अगर तो, अच्छा ये दूसरा वाला आ गया, यहां पे ये आर्थिक हल युवाओं को बल में देखो कितने सारे बिहार में ऑलरेडी 1475 स्टार्टअप को इंक्यूबेशन इंस्टीट्यूट के साथ संबद्ध किया गया है। माने 1476 स्टार्टअप बिहार में, ठीक है, ऑलरेडी डिसीजन के एडवांस लेवल पे हैं। इंक्यूबेशन ने इतने सारे स्टार्टअप शुरू करने का इनको सुझाव दिया हुआ है। तो ये बातें, ये फर्स्ट वाला हमने आपको चर्चा किया, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। सेकंड लिखिए, निश्चय दो में कर लीजिए, ये निश्चय 2, आरक्षित रोजगार, फिर बाकी कल कर लेंगे, 3 को कर लीजिए, बाकी कल कर लेंगे। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, अच्छा इसी को कर लीजिए, ये अभी हमारे पास और भी इसका और एक्सटेंशन हमारे पास है। महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा विमेन इंपावरमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये हम उसको कर लेंगे। तो एक लाइन बस केवल लिख लो, निश्चय 2 में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और इसमें लिख दीजिए कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। और उसमें लिख लो, अलग अलग है जैसे, तो उसमें जैसे 35% का मुख्य रूप से है, 35% का है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब। आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो अलग अलग है, अदरवाइज देखेंगे सरकारी सेवाओं में 35% रिजर्वेशन की बात है, 35%। लेकिन फिर यहीं पे देखेंगे ये दूसरा जो बिहार सरकार ने जारी किया है, उसमें है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% रिजर्वेशन है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी टीचर्स एम्प्लॉयमेंट है, उसमें 50% रिजर्वेशन है और बाकी में 35% है। अन्य जो है रोजगार है उसमें 35% है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसी में लिख लो, महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उसको दो पार्ट में बांट लीजिए। प्राथमिक शिक्षक नियोजन, प्राइमरी टीचर्स एम्प्लॉयमेंट में 50% रिजर्वेशन है, अन्य नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। ये निश्चय 2 को का और जो एक्सटेंशन है बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपाय और वहां से क्या क्या बन सकता है, उसको हम लोग कल ले लेंगे, कल के क्लास में ले लेंगे। साइंस वाले सर आ चुके हैं, वो साइंस वाले सर आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर हम लोग कल 10 बजे मिलेंगे। कल से 10 से साढ़े 11 तक मेरा रहेगा और उसके बाद 11:30 से 11:30 से 2 बजे तक सर का रहेगा, साइंस वाले सर का। ये 2 सेक्शन अभी चलाते हैं। एक हमारे बीच में एक क्लास के लिए अन्य जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की सारी, जो ये करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल दोनों का भाग है। जो लोकेश झा सर हैं, जो 48वीं बीपीएससी के हैं और वो डायरेक्टर हैं बिहार इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली में, तो वो उनके पास बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह के हैं सारे बिहार सरकार की योजनाओं का, तो वो भी क्लास लेंगे आपका 2 दिन 3 दिन, जितना भी बिहार सरकार की जो भी इंफॉर्मेशन बिहार सरकार से रिलेटेड योजनाएं हैं उसका क्लास वो लेंगे। तो और उसके बाद फिर लोकेश झा सर का क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर बिहार से ही संबंधित कई कुछ मुद्दों पर राकेश जी हैं जो 53-55 के वीडियो हैं जो दिल्ली में ही हैं, तो उनका क्लास होगा। और फिर पटना से लाइव क्लास आएगा आपके लिए, एक अमृतेंदु शेखर सर का क्लास आएगा जो बीपीएससी के 46वीं बीपीएससी के फर्स्ट टॉपर रहे हैं। तो बिहार का जो ज्योग्राफी में जो बिहार का कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और क्या क्या है, बाढ़ आपदा ये सब है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं, उसका वो क्लास आपको लेंगे। तो अभी के मैंने 4 लोग बिहार से रिलेटेड मुद्दों पर रहेंगे। एक तो मैं रहूंगा रेगुलर आपके साथ, दूसरा लोकेश झा सर रहेंगे, तीसरा जो है वो मैं ट्विटर वाला भेज देता हूं। देखो ट्विटर वाला भेजता हूं, ट्विटर में जाएंगे ना तो इसी में जैसे 7 निश्चय में ही जाके देखो ना, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं ट्विटर। तो ये लोग आएंगे, लेकिन एक सेक्शन तो ये रेगुलर चलते रहेगा, ये रेगुलर आपका चलते रहेगा। ट्विटर वाला यही होता है, देखो ये ट्विटर का ऐप है, आप डाउनलोड कर लेंगे, यही सिंबल ट्विटर वाले में रहता है और उसी में कौन कौन सा बिहार का है वो सारा मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको देखते रहिएगा। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, ट्विटर को, ठीक है। क्या क्या इसमें चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज क्या है, न्यूज में क्या है, ये सब इसमें आते रहेगा। ट्विटर बिहार, मैं उसको अभी शेयर कर देता हूं, 5 मिनट में ही शेयर कर देता हूं। यहां से अभी क्लास से निकलते ही उसको शेयर कर देता हूं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का, बिहार यूथ कांग्रेस का, ये सब तो आ ही रहा है इसमें। देखो सुशील मोदी का ट्विटर अकाउंट है, तो सुशील मोदी भी सब अपना डालते रहते हैं, इनका ये सारा इसमें आते रहता है, ठीक है। एक बिहार का जो बीजेपी वाले, सरकार की तरफ से ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए होता है। अब तेज प्रताप जी का भी है, तेजस्वी जी का भी है, सब लोगों का है, लेकिन तो उन लोगों की तरफ से भी आलोचना आएगा, इनके तरफ सरकार की तरफ से जाएगा वो आपका वो आएगा, सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आएंगे। तो मैं अभी भेजता हूं कौन कौन सा अकाउंट आप ट्विटर पे किसको किसको फॉलो करेंगे। बस ये जरूर होगा कि ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ट्विटर वाला,
तो मैं बाकी उसमें क्या क्या आप सब्सक्राइब करेंगे ये आ जाएगा। देखो ये आता है, ट्विटर का ये आ रहा है, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे तो मैं अपने पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर तो आज के लिए यही है, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।